अब की होली याद है? होली तो याद ही होगी। होली के दिन एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इस देश में हुआ था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थामा था और कांग्रेस से निकालकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने तक का ये सारा सफर, अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक मिलवाने की सारी योजना जिस एक व्यक्ति के सर पर बांधी जाती है, उसका नाम था जफर इस्लाम। यानी बीजेपी के कुछ चुनिंदा मुस्लिम चेहरे जो आपको टीवी पर अक्सर दिख जाते हैं, वही जफर इस्लाम यानी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने की पूरी तरह से बैकग्राउंड प्लानिंग की थी। और इसीलिए जफर इस्लाम को इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल ड्रामे का मास्टरमाइंड कहा जाता है। आज के इस वीडियो में जफर इस्लाम पर बात करेंगे, क्योंकि हालिया तौर पर जफर इस्लाम फिर से चर्चा में हैं। क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ से राज्यसभा सांसद के तौर पर जफर इस्लाम को बीजेपी ने चुना है और जफर इस्लाम उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद होने जा रहे हैं। चलते हैं जफर इस्लाम की शुरुआत से। दरअसल जफर इस्लाम का जन्म झारखंड के हजारीबाग में हुआ था। इनके दादा सिविल सर्जन थे यूपी के बलिया में, लेकिन फिर बलिया से हजारीबाग चले गए थे। इनके पिता की एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप है हजारीबाग में, वहीं पर उसी शोरूम में इनका सारा परिवार लगा रहता है। हजारीबाग से ही इन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की, फिर इंटर भी पास किया, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की, फिर आईआईएम अहमदाबाद से स्पेशल एमबीए किया, फिर उसके बाद एक बैंकर बन गए, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, और वो भी 15 साल तक। ये आप समझ रहे होंगे कि ये कितने एजुकेटेड बंदे का मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, बायोडाटा दे रहा हूँ। आपको खुद डिग्री देख के लग गया होगा कि पहले हाई स्कूल इंटर किया, फिर बीएससी, एमएससी, पीएचडी, फिर आईआईएम अहमदाबाद से एमकॉम की डिग्री, और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर के होने नाते 15 साल तक लगातार काम करने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट भी मिल गई और तकरीबन करोड़ों की सैलरी थी। 2-3 करोड़ रुपए तो आराम से कमा लेते थे। लेकिन जो पैशन था वो दिमाग में अभी भी घूम रहा था। किस चीज़ का पैशन था? हिंदुस्तान में जो 2 चीज़ें हैं जिनसे बंदा बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता है, वो है या तो क्रिकेट और या तो पॉलिटिक्स। इन दोनों ने जफर इस्लाम को बचपन से प्रभावित किया था। क्रिकेट में भी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैप्टन तक थे, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे, काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेटर के तौर पर ही इनकी हजारीबाग में शुरुआती दिनों में पहचान जुड़ी रहती थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी क्रिकेटर के तौर पर ही पहचाने जाते थे। फिर दूसरा पैशन यानी दूसरी बीमारी, राजनीति की। पॉलिटिक्स भी बचपन से खूब जचती थी और पॉलिटिक्स बनने के सपने भी देखते थे। 2012-13 का दौर था और देश में कांग्रेस के लिए उल्टी हवा बहनी शुरू हो गई थी। ये लगने लगा था कि शायद अगले चुनाव में सत्ता पलटे और सत्ता बीजेपी की आए, और नरेंद्र मोदी धीरे धीरे भारतीय मीडिया पर छा रहे थे। ऐसे समय में जफर इस्लाम को लगा कि उनकी राजनीति में सही शुरुआत हो सकती है। इसके लिए जफर इस्लाम ने बाकायदा एक प्रॉपर ट्रेनर के तहत पहले इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप समझ रहे हैं? जो खासकर प्रोफेशनल कोर्सेज वाले लड़के होते हैं वो इंटर्नशिप समझते हैं। जब आप बिना किसी सैलरी के किसी दफ्तर में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, इधर उधर भी जो चीज़ें होती हैं वो देखते समझते हैं, जिससे कैसे काम चलता है ये आपको समझ में आए। इसी प्रोफेशनलिटी को पॉलिटिक्स में लेकर आए जफर इस्लाम, और उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस में इंटर्नशिप की 2 महीने की। मतलब कांग्रेस के वॉर रूम में गए और एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से अपना चुनाव मैनेजमेंट करती है, किस तरीके से चलती है, पार्टी का वॉर रूम कैसा होता है, इन तमाम बातों को जांचा समझा। इसी बीच दिग्विजय सिंह से मुलाकात भी हुई, पार्टी ज्वाइनिंग पर भी बात हुई, पर बनी नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि जफर इस्लाम कांग्रेस में कोई पद चाह रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने वो देने से मना कर दिया, इसलिए ये कांग्रेस छोड़ दिया। बतौर जफर इस्लाम वो कांग्रेस में कभी जाना ही नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों के मन में बीजेपी को लेके एक भय बना दिया है। हालांकि जफर इस्लाम के मुताबिक उनके परिवार वाले खुद नहीं चाहते थे कि वो बीजेपी में जाएं, लेकिन उनको लगता था कि बीजेपी में ही उनका कैरियर ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। लेकिन अब अगली समस्या थी, जो करोड़ों की नौकरी थी उसे छोड़ें या अपने पैशन राजनीति की तरफ बढ़ें।
जफर इस्लाम ने वही किया जो एक सफल व्यक्ति करता है, यानी अपने पैशन के लिए रिस्क लेना, और उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए उपाय ढूंढने लगे। अब उपाय कैसे ढूंढें? बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के लिए एक विंडो तो होनी चाहिए। विंडो बने जफर इस्लाम के एक दोस्त, एक एक्टर थे नीरज बोरा, जो जफर इस्लाम के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, और नीरज बोरा के दोस्त थे परेश रावल। तो नीरज बोरा के जरिए परेश रावल से मुलाकात हुई जफर इस्लाम की, और परेश रावल बीजेपी से सांसद भी अब हैं, पहले तो नहीं थे, लेकिन बीजेपी में काफ़ी घनिष्ठ मित्र उनके थे, और इसके जरिए परेश रावल के जरिए बीजेपी के नेताओं से मिले, और फिर बीजेपी के नेताओं के जरिए एक दिन नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो ही गई। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बारे में जफर इस्लाम बताते हैं कि जब मैं नरेंद्र भाई से मिला तो नरेंद्र भाई ने मुझसे कहा कि अगर आप देख लीजिए, अगर आपको चुनाव का टिकट चाहिए, पार्टी की तरफ से बड़े बड़े चुनावी वादे करने हैं, तो फिर आप गलत जगह पर आ गए हैं, मेरे पास आपके लिए टिकट नहीं है। हाँ, अगर राष्ट्र निर्माण का काम करना है, देश के लिए काम करना है, तो आप आ सकते हैं। जफर इस्लाम को ये सीधी साफ कही गई बात बहुत अच्छी लगी। उनको लगा कि एक ऐसा बंदा है जो मुंह पे बोल रहा है कि तुम्हें मेरी पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा, तो बढ़िया है, इसी पार्टी में काम करते हैं। जफर इस्लाम ने कहा कि मैं बैंकिंग छोड़ के आ रहा हूँ, मेरे लिए यहाँ काम होगा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिल्कुल काम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आधिकारिक तौर से जफर इस्लाम ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1 साल के भीतर भीतर राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए। इतनी जल्दी राष्ट्रीय प्रवक्ता जल्दी कोई भारतीय जनता पार्टी में बनता नहीं है, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ताओं की बड़ी अच्छी खासी परंपरा है, और ऐसे में 1 साल के भीतर भीतर राष्ट्रीय प्रवक्ता थोड़ा सा चौंकाता है। इसके बारे में भी जफर इस्लाम का बयान है। जफर इस्लाम बताते हैं कि एक दिन अमित शाह उनके पास आए और अमित शाह ने उनसे कहा कि मैं आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रहा हूँ। जफर इस्लाम चौंक गए, चूंकि बैंकर थे, कोई मीडिया पर्सन तो थे नहीं कि लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो जफर इस्लाम ने अमित शाह से कहा कि देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता एक अच्छे वक्ता को बनाना चाहिए, और मेरे पास वो स्किल है नहीं, तो मैं इस पद के काबिल नहीं हूँ, इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे रहने दीजिए। तो अमित शाह ने कहा नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जफर भाई, कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख के आता है, यही बोल बोल के सीखा है। 3-4 बीजेपी के बड़े बड़े तोप प्रवक्ताओं का नाम लिया और कहा अरे ये कैसा इंटरव्यू देते थे, इनका पहला इंटरव्यू देखिए कितना बेकार देते थे, और फिर अब देखिए कैसे सीखा। करने से होता है, करिए करिए सीखेंगे, 4-6 बार गलतियां करेंगे फिर सीख जाएंगे। जफर इस्लाम ने कहा चलिए अच्छी बात है भाई। पहली बार कैमरे के सामने आए। अब मुकाबला भी हो गया कांग्रेस के संजय झा से। अब संजय झा को अगर आप देखते होंगे, काफ़ी तेज तर्रार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनके सामने जफर इस्लाम की एक ना चली। जफर इस्लाम एक तरीके से परफॉर्मेंस बेहद खराब रही थी, लेकिन जफर इस्लाम को एक कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने के भीतर भीतर डिबेट में पारंगत हो गए और ज़बरदस्त तरीके से बोलने लगे। बीजेपी के शायद इस समय के एकमात्र प्रवक्ता हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स से लेकर पॉलिटिक्स तक हर विषयों पर बोलने के लिए आज़ादी है, और हर विषयों पर बोलने के लिए भेजे भी जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले मसले पर जफर इस्लाम बताते हैं कि मेरी जो जिम्मेदारी थी वो एक कार्यकर्ता के तौर पर थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बेशक मेरे दोस्त हैं, और उसी दोस्ती के नाते मैंने जो भी किया वो किया, इस पर कुछ इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। अब बीजेपी की तरफ से जफर इस्लाम को उत्तर प्रदेश का राज्यसभा सांसद बनाया गया है। ये बीजेपी के कई मुस्लिम नेताओं के साथ हुआ है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो बीजेपी जितने भी मुस्लिम नेताओं को लेती है, एक ट्रेंड है कि कभी भी बीजेपी के मुस्लिम नेता लोकसभा से जीतकर सांसद नहीं पहुंचते हैं, हमेशा राज्यसभा से ही सांसद भेजे जाते हैं, बनाए जाते हैं। कभी भी उनको लोकसभा का टिकट पार्टी नहीं देती है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये रिकॉर्ड टूटेगा और किसी मुस्लिम नेता को लोकसभा की तरफ से भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर जरूर मिलेगा, जो बड़ा नेता होगा। तो ये थी जफर इस्लाम की कहानी। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में वापसी कराई। आखिर उस व्यक्ति की, माफ़ कीजिएगा मैंने बीजेपी की पार्टी में वापसी बोल दिया, पहले तो बीजेपी में नहीं थे वो, बीजेपी पार्टी में आना सुनिश्चित कराया। उस व्यक्ति का खुद भारतीय जनता पार्टी में कैसे आना हो गया, कैसे करोड़ों की कमाई करने वाला बैंकर एक राजनीतिक बन गया। तो मुझे लगा दिलचस्प किस्सा होगा, आपके साथ शेयर करूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।